गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और केमिस्ट्री सीरीज का ये अगला वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को, यानी कि रासायनिक बलगति को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं वे केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और देखते हैं इस वीडियो में मतलब ये होता क्या है। जो रासायनिक बलगतिकी होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, इसे केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो आप समझें वास्तव में केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी मिले, यानी कि जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करें और अभिक्रिया की दर का अध्ययन करें, क्रियाविधि का अध्ययन करें, अभिक्रिया की दर का अध्ययन करें और दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आप पढ़ेंगे ताप होता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक, उत्प्रेरक होता है और अभिकारक की सांद्रता होती है। तो ये कुछ और भी हैं। देखो, सौर विकिरण भी इसे प्रभावित करती है। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये जो सभी कारक हैं ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी के बारे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसी को हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। आप समझ पा रहे होंगे क्रियाविधि क्या होती है, इसे मैकेनिज्म बोलते हैं भाई। जैसे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे हम क्या देखते हैं भाई, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे HCl और NaOH की अभिक्रिया के फलस्वरूप आपने सीधे तौर पर पढ़ लिया है NaCl और H2O बनते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया एक पद में नहीं होती है, जैसे हम देखते हैं भाई, वैसे एक पद में नहीं होती है। इसके कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया में HCl का आयनन होता है। HCl के आयनन के फलस्वरूप H+ और Cl- बनते हैं। फिर NaOH का आयनन होता है। NaOH के आयनन के फलस्वरूप Na+ और OH- बनते हैं। फिर ये आपस में धनावेशित और ऋणावेशित आपस में क्रिया करते हैं। फिर ये दोनों, यानी कि Na+ और Cl- अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं, H+ और OH- अभिक्रिया करके जल। तो इतने पदों में ये अभिक्रिया होती है। हम सीधे एक ही पद में लिख लेते हैं। तो प्रत्येक अभिक्रिया के प्रत्येक भाग में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, किसकी दर कितनी होती है, किससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इन सभी की स्टडी ही कहलाती है उसकी क्रियाविधि। तो आप क्रियाविधि के बारे में समझ रहे होंगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इसे नहीं पढ़ना है भाई। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनमें आती है। हम केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे, अभिक्रिया की दर क्या होती है। उससे पहले एक दो बातें हम इसके चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक बलगति के अनुसार जो अभिक्रियाएं होती हैं, सही है, उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, 3 भागों में बांटा गया। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो होती है तीव्र अभिक्रिया। सही है, क्या होती है अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी होती है अतिमंद अभिक्रिया, सही है। और तीसरी होती है आपकी मंद अभिक्रिया। ये होती क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जो तत्क्षण हो जाती हैं। तत्क्षण का मतलब होता है इमीडिएटली तुरंत हो जाती हैं। उन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसे देखेंगे, देखो, वे अभिक्रियाएं जो तत्क्षण हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, तत्क्षण हो जाती हैं भाई। जैसे इमीडिएटली ये 10⁻³ सेकंड में संपन्न हो जाती है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 सेकंड के 1000वें भाग, 1 सेकंड बहुत जल्दी हो जाता, उसके भी 1000वें
समय में ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रिया की दर, इनकी जो रेट है उसे पता लगाना असंभव होता है। इतनी जल्दी शीघ्रता से अभिक्रिया हो रही है तो कैसे समय का आप पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं के बारे में हमें नहीं पढ़ना है भाई। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी जो हमने पीछे अभिक्रिया लिखी थी उदासीनीकरण की, उस अभिक्रिया को इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया को इसके अंतर्गत रखा गया है, और जो अपघटन की अभिक्रिया हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है। जो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो बहुत सारी अभिक्रियाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन इनकी अभिक्रिया की दर ज्ञात करना असंभव है। दूसरी होती हैं अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखो, ये अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें कुछ वर्षों के पश्चात भी कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं दिखाई देता। 10-5 सालों के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि कोई उत्पाद बना है या नहीं। क्या कोई भी वैज्ञानिक 10 सालों तक एक ही चीज का इंतजार करता रहेगा? भाई नहीं। तो अतिमंद अभिक्रियाओं की भी अभिक्रिया की दर ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से जल बनता है, लेकिन बिना उत्प्रेरक के ये ऐसी अभिक्रिया होती है कि कुछ वर्षों के उपरांत भी इसमें कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं आता। मतलब कुछ वर्षों तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जगह रख दें तब भी इनमें आपस में अभिक्रिया नहीं होती है। तो इतनी कम दर होती है। अगर मान लो इनकी तो वैसे भी अभिक्रिया कम होती है भाई, क्योंकि नेचर में देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर ये तीव्र गति से अभिक्रिया कर रहे होते तो नेचर में जितना भी ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से संयोग करता और जल के रूप में नीचे आ जाता। पृथ्वी की वायुमंडल में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बचती। तो ये भी कारण है भाई। तो आप ध्यान रखेंगे, कुछ वर्षों के उपरांत भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए इसकी दर भी ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हमारे पास बची मंद अभिक्रिया, ये इसके बीच में होती हैं। मतलब तीव्र अभिक्रियाओं से तो कम होती है इनकी दर और अति मंद अभिक्रियाओं से ज्यादा। ये अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो या तो कुछ सेकंडों में कंप्लीट हो जाए, या फिर कुछ मिनटों में, या फिर कुछ दिनों में, या फिर कुछ सप्ताह में, या फिर कुछ माह में। तो अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है जो कुछ सेकंड, मिनट, दिन या सप्ताह में कंप्लीट हो जाती है तो उस अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं की दर को ज्ञात करना संभव है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर किसी भी अभिक्रिया की बात की जाएगी तो वो कौन सी होंगी? मंद अभिक्रियाएं होंगी। कौन सी होंगी भाई? मंद अभिक्रियाएं। तो आप इस बारे में याद रखना। अब सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वास्तव में अभिक्रिया की दर होती क्या है, क्या मतलब होता है इस चीज का। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत ध्यान से समझना, अभिक्रिया की दर क्या होती है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे ये कोई पदार्थ है और भी कोई उत्पाद है, ये उत्पाद, ये अभिकारक, सही है भाई, ये अभिकारक है। तो आपने t बराबर 0 पर, मतलब कोई समय नहीं हुआ है, और आपने क्या करा है, इसके 5 मोल लिए। अभिकारक के कितने मोल लिए? 5, सही है। t समय के यानी कि 1 सेकंड के बाद 2 मोल उत्पाद में बदल गए। तो देखो जब t बराबर 0 होगा क्या कोई उत्पाद बना होगा? नहीं। और कुछ समय के बाद यानी कि 1 सेकंड के बाद 2 मोल उत्पाद के बन जाते हैं, यानी कि 5 में से 2 मोल किसके बन जाते हैं? उत्पाद के। तो यहां पर कितने बचे? 3। कितने मोल बचे? 3। और दोनों में परिवर्तन कितना हुआ? 5 से 3 रह गए, 2 का परिवर्तन, 0 से 2 हो गए, 2 का परिवर्तन। परिवर्तन दोनों में समान है। इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, और इसकी मात्रा घट रही है। सही। और देख सकते हैं, मान लो 1 सेकंड और व्यतीत हो गया तो 1 मोल और इसका इसमें बदल गया, तो यहां पर केवल कितने बचेंगे? 2 मोल, और ये वाले कितने हो जाएंगे? 1 मोल और बदल जाएगा तो 3 मोल। तो इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है, यानी कि अभिकारक की मात्रा समय के साथ साथ घटती है, ये बात याद रखना, और उत्पाद की मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती है। तो यही 1 सेकंड में अभिकारक या फिर उत्पाद, 1 सेकंड में या एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद
की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को क्या कहते हैं भाई? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो आप ये क्लियर कर पा रहे होंगे। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है यानी कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो dx अपॉन dt करके लिखते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म सांद्रता। ये क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में, और ये अति सूक्ष्म समय है भाई। तो आप याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt लिखते हैं हम। ये ऊपर की सांद्रता में परिवर्तन होता है और नीचे का अति सूक्ष्म समय होता है। अगर ये उत्पाद के लिए है तो उत्पाद के लिए तो देखो मात्रा बढ़ रही थी, यहां पर धनात्मक लेंगे। अगर अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो अभिकारक के लिए अगर आप लिखोगे तो अभिकारक की मात्रा में लगातार क्या हो रही है? कमी, डिक्रीज होता जा रहा है। तो अभिकारक को लिखने से पहले हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस dx अपॉन dt। तो ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी। अगर देखो डेफिनेशन की हम बात करें तो बिल्कुल जैसे त्वरण की परिभाषा आप बनाते हैं, एक तो यही हो गई स्टैंडर्ड परिभाषा कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नहीं तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ी है भाई, ऊपर क्या होता है? वेग परिवर्तन, और बटे में क्या होता है? समय। तो इसमें भी यही है, ऊपर सांद्रता में परिवर्तन और नीचे क्या है? समय। तो त्वरण की डेफिनेशन क्या बनाते हैं हम? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और इसी प्रकार से आप ये कह दो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इतना क्लियर है भाई। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, आप समझ गए होंगे रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। अगला देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित दो चीजें और पढ़नी है, यानी कि अभिक्रिया की दर से संबंधित दो चीजें और पढ़नी है हमें। एक तो इसका एक सिद्धांत है और दूसरा इसे प्रभावित करने वाले कारक। एक प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं हमें और दूसरा सिद्धांत। अभिक्रिया की दर का सिद्धांत है। हर अभिक्रिया इस सिद्धांत के आधार पर ही होती है। इसे कहते हैं टक्कर सिद्धांत। ये पूछा तो नहीं जाना भी आपका, लेकिन इससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। कॉलिजन प्रिंसिपल कहते हैं, कॉलिजन प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत इसे कहते हैं। इसमें क्या समझाया गया है, बहुत ही ध्यान से समझना। और आज आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में कोई भी अभिक्रिया होने का रीजन क्या होता है, क्यों होती है भाई। तो सबसे पहला बिंदु इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पास दो अणु हैं, ये दो अणु हैं ए और बी, और इनमें अभिक्रिया होनी है, तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि अभिक्रिया तभी हो सकती है। अभिक्रिया अगर दो अणु हैं तो दो अणु में अभिक्रिया होने के लिए उनके मध्य टक्कर होना आवश्यक है। टक्कर होना आवश्यक है, ये पहली बात इसमें कही गई है। दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए टक्कर होना आवश्यक है, ये पहली बात कही गई है। जब तक टक्कर नहीं होगी दो अणुओं में, कभी भी अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब अगले बिंदु में इन्होंने ये कहा कि जितनी भी टक्करें होंगी सभी के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते भाई। जितनी भी टक्करें होती हैं उन सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 टक्करें हुई और 1000 के 1000 उत्पाद बन गए। एक आध हजार टक्करों में से 2-4 ही उत्पाद बन पाते हैं। तो वही बात करें, सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रभावी टक्कर। तो आप समझें, जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनेंगे उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। और प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में, प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। ये बात बिल्कुल याद रखें। 1000 टक्कर हुई हैं तो एक या दो ही पदार्थों से उत्पाद बनेंगे, यानी कि प्रभावी टक्करें कितनी होंगी? एक या दो ही होंगी। तो पहला पॉइंट, उत्पाद बनने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब टक्कर सिद्धांत क्या बनाता है, बताता है हमें कि उत्पाद वास्तव में किन स्थितियों में बन सकते हैं। सबसे पहला, उत्पाद तभी बनेगा
जब टक्कर होगी, और टक्कर होने पर सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं अगले बिंदु में, मान लो प्रभावी टक्कर हो भी गई तो क्या उत्पाद बनेगा? तो अगले बिंदु में इन्होंने ये कहा कि प्रभावी टक्कर होने के बाद भी उत्पाद नहीं बनते, उसके लिए भी एक चीज और आवश्यक होती है। जो अणु होते हैं उनकी औसत ऊर्जा, जो अणु होते हैं उनकी औसत ऊर्जा से अधिक, उनकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा और होनी चाहिए। और जब तक ये निश्चित न्यूनतम ऊर्जा नहीं होगी अभिक्रिया नहीं हो सकती। और इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आप याद रखें, इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। अभी एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखें, प्रभावी टक्कर होने के बाद भी अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है उसके अतिरिक्त एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है, तभी अभिक्रिया संभव है। अगले बिंदु में ये कहते हैं कि मान लो उसके पास निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है, यानी कि उसके पास सक्रियण ऊर्जा है, तब भी अभिक्रिया होने के लिए एक कंडीशन और होती है, अणुओं का द्विक विन्यास अनुकूल होना चाहिए। द्विक विन्यास कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, ये बात कही गई है। द्विक विन्यास अनुकूल होने का मतलब क्या है? मान लो ये दो उत्पाद हैं, देखो मैं आपको इधर समझाता हूं भाई, कि ए और ए बी से अभिक्रिया करेंगे। ये एक स्थिति हो गई। एक स्थिति में ये दोनों ऐसे हैं भाई, एक स्थिति में ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, तब अभिक्रिया। तो ये वाला जो विन्यास है इसे प्रतिकूल द्विक विन्यास कहते हैं, इसे अनुकूल द्विक विन्यास कहते हैं। अब आप सोचें जरा कि जब इनमें अभिक्रिया में टक्कर होगी तो बी ए से टकरा सकता है। क्या ये वाला इससे टकरा सकता है किसी भी कंडीशन में? अगर ये वाला इससे टकराएगा तो ये इससे नहीं टकरा पाएगा। तो ऐसे विन्यास को कहते हैं प्रतिकूल द्विक विन्यास। अगर ऊपर वाली सभी कंडीशन फॉलो कर भी रहा है कोई भी अणु और इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो उत्पाद नहीं बनेंगे। ये वाली बात क्लियर है। और इसे अनुकूल द्विक विन्यास कहते हैं क्योंकि देखो आपस में बिल्कुल सही तरह से टकरा सकते हैं और इसके फलस्वरूप उत्पाद बन जाते हैं, तो ये चार कंडीशन होना आवश्यक है कि अगर उत्पाद बनता है तो उसके लिए चार कंडीशन होनी आवश्यक है कि दो अणुओं के मध्य सबसे पहले तो टक्कर होना चाहिए और सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। जिनसे बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं और प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। प्रभावी टक्कर होने के बाद भी उत्पाद बनने के लिए अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए और सक्रियण ऊर्जा है तब भी अणुओं का विन्यास कैसा होना चाहिए? अनुकूल। द्विक विन्यास कैसा होना चाहिए? अनुकूल। उत्पाद तभी बनेगा, अदरवाइज उत्पाद नहीं बन सकता। तो ये कंडीशन फॉलो करती है हर एक अभिक्रिया। अगला बिंदु है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करती है। ये वाली लाइन याद रखें भाई, इसी से बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या पर प्रति लीटर प्रति सेकंड निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर बिलियन में 1 सेकंड में जितनी ज्यादा प्रभावी टक्करें होंगी उतनी ही अभिक्रिया ज्यादा होगी, यानी कि उतना ही उत्पाद ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये हो गया। आप खुद भी समझ रहे हैं भाई, जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी क्या उत्पाद बन सकता है? तो वही इन्होंने कहा है कि 1 लीटर बिलियन में प्रति लीटर बिलियन में प्रति सेकंड जितनी ज्यादा प्रभावी टक्करें होंगी उतनी ही अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, यानी कि उत्पाद उसमें उतना ही ज्यादा बनेगा। तो याद रखना, या तो आयतन बढ़ा दें या फिर समय बढ़ा दें, दोनों को ही बढ़ाने पर क्या प्रभावी टक्करों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो आयतन बढ़ा दें या फिर समय बढ़ा दें, दोनों में ही प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, यानी कि
आयतन बढ़ने के साथ साथ और समय बढ़ने के साथ साथ उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें और लिखते हुए चलें एक एक शब्द जो समझाया है। अगला देखते हैं, आप हेडिंग लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक मुख्य रूप से प्रभावित कर सकते हैं भाई। तो आप ध्यान दें, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो है ताप। ताप किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, और याद रखना ताप बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सदैव बढ़ती है। किसी भी अभिक्रिया के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सदैव क्या होती है, इंक्रीज यानी कि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है, सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है, यानी कि ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो सक्रियण ऊर्जा कह रही थी वो सभी में हो जाएगी, तो सभी अणु क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। पहला तो ये। और दूसरा देखेंगे, देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी रेट ऑफ रिएक्शन सदैव बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसका मान कम कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम से कम होगी उतनी ही अभिक्रिया की दर ज्यादा से ज्यादा होगी। ये देखो मैं इंटरनल नहीं समझा सकता, आर्हीनियस ने एक समीकरण दी है, उस समीकरण के माध्यम से इसे एक्सप्लेन किया जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी मिनिमम होती है अभिक्रिया की दर उतनी ही मैक्सिमम होती है। तो आप याद रख लें, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति से एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अगला देखेंगे, देखो अभिकारक की सांद्रता। और ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे यानी कि आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो टक्करों की संख्या अपने आप ही क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से संबंधित केवल यही है। तो जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, और दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं उन्हें और कवर कर लेते हैं, उनके बारे में भी बुकों में दिया हुआ है, हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए। वैसे मुझे अभी तक मिला नहीं है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। देखो दो चीजें और याद रखनी है आपको, एक तो अभिक्रिया की कोटि, और दूसरा है अभिक्रिया की आणविकता। तो इन दोनों के बारे में और पढ़ना है। इससे पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी भाई, अभिक्रिया का दर नियम, या फिर दर समीकरण भी कहते हैं इसे, अभिक्रिया का दर समीकरण भी कहकर पुकारते हैं। तो इन दोनों चीजों को मतलब ये हैं क्या, एक ही हैं ये दोनों, होती क्या है वो समझे। किसी भी अभिक्रिया का दर नियम होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया का दर नियम अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का दर नियम क्या होता है भाई, किसी भी अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण होता है। बस इतनी सी बात याद रखें, किसी भी अभिक्रिया का दर नियम क्या होता है, उस अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित करता है। जैसे ये एक अभिक्रिया है A+B और प्रोडक्ट बन रहा है भाई, इसमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का दर नियम होगा वो अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता इनटू B की सांद्रता, इसके बराबर होगा। अब ये बात प्रयोगों पर निर्भर करती है कि A अभिकारक के कितने अणु अभिक्रिया की दर पर निर्भर करते हैं और कितने अणु B। और याद रखना ये आप देखकर नहीं लिख सकते, कि A के कितने अणु निर्भर करते हैं और B के कितने अणु। तो हमेशा याद रखना ये जो अभिक्रिया का दर नियम होता है प्रायोगिक होता है, प्रयोगों द्वारा ही सिद्ध। एक सेकंड वेट करना भाई, लाइट भाग गई है।
देखते हैं इससे आगे। लाइट भाग गई थी भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया का दर नियम। बस आपको यही याद रखना है कि अभिक्रिया की आणविकता का नियम जो होता है वो कैसा होता है, प्रायोगिक, यानी कि प्रयोगों द्वारा ही ये निर्धारित किया जा सकता है कि अभिकारक ए की कितनी घात पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है। मान लो हमने प्रयोग किया और प्रयोगों में ये पता चला कि अभिकारक ए की कोई भी घात अभिक्रिया की दर पर निर्भर नहीं कर रही, जबकि बी की एक घात निर्भर कर रही है, तो ये होगा इसकी अभिक्रिया का दर नियम। और इसे क्या लिखेंगे, देखो इस प्रकार से, अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा भी कांस्टेंट, तो इसका मान 1 होता है, यानी कि बी की सांद्रता। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। तो आप इतनी बात को याद रखें। अब देखो हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। मान लो किसी अभिक्रिया A प्लस बी के लिए, किसी अभिक्रिया A प्लस बी के लिए जो दर नियम है वो ये निकल कर आया भाई, अभिक्रिया की, अभी देखो हमने पढ़ा अभिक्रिया के दर नियम को हम नहीं बता सकते भाई, प्रयोगों से ही निर्धारित किया जा सकता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या होगा। तो प्रयोग द्वारा ये पता चला कि इस अभिक्रिया की दर, यानी कि इसका जो दर नियम है वो A की सांद्रता के तो 2 घात पर निर्भर कर रहा है और B की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर कर रहा है। ये इसके लिए प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया दर नियम है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के दर नियम में, किसी भी अभिक्रिया के दर नियम में जो सांद्रता पद होता है उसकी घात उस अभिकारक के सापेक्ष उसकी कोटि कहलाती है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आप सीधे छूटते लिख देंगे भाई, जिस अभिकारक पर जितनी घात होगी उसकी कोटि उतनी ही होगी, यानी कि इसकी कोटि या ऑर्डर कितना होगा, 2। जबकि अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिकारक बी पर कितनी घात है, 1, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। और ये दर नियम आपको दिया हुआ मिलेगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप ज्ञात करने को दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप किताबों पर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते भाई। क्लियर है ये वाली बात। और अगर आपसे अभिक्रिया की समग्र कोटि पूछी जाए, अभिक्रिया की समग्र कोटि, यानी कि ये तो अभिकारक के सापेक्ष है, ए के सापेक्ष ये है, बी के सापेक्ष, अगर पूरी अभिक्रिया की बात करें तो घातों का योग कर देना बस, ए पर 2 घात है और बी पर 1, यानी कि टोटल कितनी घात है इसकी, 3। तो पूरी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 3, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो आप याद रखना इस बात को, किसी भी अभिक्रिया के दर नियम में स्पष्ट जो सांद्रता पद होते हैं उनकी घात अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उपरोक्त अभिक्रिया में ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1, और पूरी अभिक्रिया की समग्र कोटि कितनी होगी, 3। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, लेकिन मैंने अभी तक इनके क्वेश्चन नहीं देखे एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखना। लेकिन एक चीज पूछी जा सकती है कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और शून्य, भिन्नात्मक और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो तीनों में से कुछ भी हो सकती है किसी भी अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि को, ये 2 प्रमुख फैक्ट हैं इसके, आप लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है और पूर्ण संख्या हो सकती है। साथ ही साथ किसी भी अभिक्रिया की कोटि को केवल प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, केवल प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अभिक्रिया को देखकर उसे नहीं बताया जा सकता। इतना क्लियर है भाई। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आप कह सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो आप देखेंगे, देखो एक शब्द में आप समझने की कोशिश करें कि अभिक्रिया की आणविकता प्रारंभिक पदों में यानी कि सांद्रता पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जितने प्रारंभिक पद में अणु भाग ले रहे होंगे
वही उसकी आणविकता होगी। या आप ये भी कह दो कि अभिकारकों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उसकी आणविकता। जैसे आप ये देखें A+B इस अभिक्रिया से बना उत्पाद, तो इसकी आणविकता क्या होगी, एक अणु A का एक B का, तो इसकी आणविकता होगी 2। जैसे आपके पास A+2B है, तो इसके लिए आणविकता कितनी होगी, 3। तो इसमें जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, अभिकारी पदार्थ, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। अब आप ये बताओ, क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है? क्या सारे अभिकारक अगर शून्य कर दिया हमने, क्या कोई उत्पाद बनेगा? नहीं। तो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, पहली बात। क्या भिन्नात्मक हो सकती है? कभी भी आपने देखा है कि आधा अणु लो, हाइड्रोजन का आधा अणु लिया हमने या नाइट्रोजन का आधा अणु लिया, कभी भी ऐसा नहीं होता भाई। अरे परमाणु को बीच में से काट कर थोड़ी लेंगे भाई, नहीं। तो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ये वाली बात याद रखना। सदैव कैसी होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। और अभिक्रिया की आणविकता प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, उसके अभिकारी पद में जो कण होते हैं उन्हीं की संख्या पर डिपेंड करती है। जैसे एक को अभिक्रिया में आपको लिख रहा हूं, जैसे I2+H2 2HI, इसकी आणविकता क्या होगी? तो इसकी आणविकता देखो, एक अणु ये है, एक अणु ये है, टोटल कितने हो गए? 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता होगी 2, जबकि अभिक्रिया की कोटि का आप पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली होती है। क्लियर है भाई? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन करके देखना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपने सारी चीजों को पढ़ लिया है। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो याद रखना, मुख्य रूप से सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। इससे ज्यादा की अभिक्रिया हमें पढ़ने को नहीं मिलती है, लेकिन आपके सिलेबस में कंपटीशन के ये भी नहीं है भाई, तो हमने इन पर बात भी नहीं की है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है भाई तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और स्टूडेंट तक भी पहुंचाने का जरिया बनाएं भाई आप, क्योंकि ये टॉपिक हर कोई नहीं कराता है। हर बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ जाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।